तो आधुनिक काल का अपन दूसरा पार्ट लेके आ चुके हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र जिसे बोलते हैं द्वितीय भारतेंदु। एक तो भारतेंदु है जिसे पुनर्जागरण काल का अग्रदूत भी कहा जाता है, और पुनर्जागरण का अग्रदूत किसने बोला था इनको, तो इनको बोला था नगेंद्र ने, है ना। इसके बाद में अब अपन प्रताप नारायण मिश्र पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म होता है 1856 में। ये चार चौपड़ी थी। चार चौपड़ी में सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट थे, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उसके बाद में आपके प्रेमघन थे, और उसके बाद में ये आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा था, और बालकृष्ण भट्ट यानी कि एक आगे वाला, ये पिछले वाला आगे वाले, इसको बालकृष्ण भट्ट को क्या बोला था, तो हिंदी का स्टील कहा था, हिंदी का स्टील कहा था, उनको एडिशन कहा है। और 1883 में इन्होंने ब्राह्मण नाम से पत्रिका निकाली थी, और एक बार ब्राह्मण पत्रिका को आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा था। तब मिश्र जी ने एक दोहा, मतलब एक प्रकार से एक पंक्ति गा के बोली थी, जो है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दाना। तो इस प्रकार से ये इनकी पंक्ति है। ये जब इन्होंने तब गाई जब इनकी जो ब्राह्मण पत्रिका है वो आर्थिक संकटों से गुजर रही थी। ये पंक्ति सीधी सीधी पूछी जाती है तो प्रताप नारायण मिश्र की हैं। भारतेंदु की तरह इन्होंने भी भारतेंदु ने भी भारत दूरदर्शन नाम से नाटक लिखा है, और इन्होंने भी भारत दूरदर्शन नाम से नाटक लिखा है। ये ब्रज भाषा के घोर समर्थक थे, यानी कि ब्रज भाषा को वो कुछ ज़्यादा मानते थे। कि खड़ी बोली को तो बाँस कहते थे, बाँस के अंदर कोई मिठास होती है क्या, नहीं होती है ना, तो खड़ी बोली को तो बाँस माना, लेकिन ब्रज भाषा को ईख मानते थे। ईख में क्या होती है, मिठास होती है, रस होता है। तो इसी प्रकार से ब्रज भाषा को ये मानते हैं कि रसीला है ना, उसमें रस है, जबकि खड़ी बोली को तो बिल्कुल बाँस माना है, बिल्कुल अंदर से खोखला। अब इनकी रचनाएं देखें तो इन्होंने प्रेम, प्रताप नारायण हैं तो प्रताप नारायण तो इन्होंने एक अच्छी लिखी है, प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। प्रेम पुष्पावली और मन की लहर दो तो आपको ये इनकी रचनाएं याद रखनी है। एक तो है प्रेम पुष्पावली, क्या है, एक तो है इनकी प्रेम पुष्पावली, ठीक है, और एक तो प्रेम पुष्पावली है, और एक आपकी है मन की लहर है, ठीक है। और जो मन की लहर है इसमें 31 इनकी क्या मिलती है, लावण्य छंद भी मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने दीवाने बरहमन, जो उर्दू कविताओं का संग्रह है, दीवाने बरहमन उर्दू कविताओं का संग्रह, ये भी प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप लहरी, इससे तो आपको याद रह जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र का है। इनकी पसंदीदा कविताओं का संग्रह है प्रताप लहरी। लोकोक्ति शतक जो है ये प्रताप नारायण ने इसमें 100 से ज़्यादा कहावतें और लोकोक्तियों का क्या किया है, मतलब एक प्रकार से संग्रह किया है। संगीत शाकुंतलम ये अनुदित है, संगीत शाकुंतलम ये अनुदित है, जबकि आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक था उसमें शकुंतला नाम से अनुवाद किया गया था, और उसमें ये अभिनय करना चाहते थे, और प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिताजी से क्या मांगी थी, अपने मूछें करवाने की अनुमति मांगी थी। अब उसमें तो उन्होंने अभिनय किया ही था, साथ ही इन्होंने भी एक संगीत शाकुंतलम नाम से क्या लिख लिया, एक अनुदित रचना कर दी, संगीत शाकुंतलम और रसखान शतक। इसके बाद में चर्चित कविता देखो, चर्चित कविता इनकी है हिंदी की हिमाकत है, हिंदी की हिमाकत, और तृप्यंताम है, और बुढ़ापा है, ठीक है। ये 3 इनकी और हैं, एक है हिंदी की हिमाकत है, तृप्यंताम है, और बुढ़ापा है, ठीक है। हिंदी की हिमाकत, तृप्यंताम और बुढ़ापा, और हिंदी की हिमाकत, तृप्यंताम, बुढ़ापा, ये चर्चित इनकी कविता भी है। अब है अन्य चर्चित कविताएँ, ये हिंदी की हिमाकत। बाकी इनको आपको एक तो याद वो रखनी है प्रेम पुष्पावली, और दूसरी क्या याद रखनी है, मन की लहर याद रखनी है। चर्चित इनकी पंक्तियाँ, कौन करे जो नहीं कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ठीक है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ये बनती है आपको याद रखनी। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ठीक है। जो जयो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदुस्तान, ये भी प्रताप नारायण मिश्र की है। जयो भाई, इससे आप अमीर खुसरो पे मत जाना, हिंदी हिंदुस्तान, तो वो तो हिंदवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो भी पूछो मेरी हिंदवी में पूछो, ठीक है, अमीर खुसरो कहते हैं। बाकी इनकी है जयो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदुस्तान। भारतेंदु निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को, ये भारतेंदु की है, निज भाषा उन्नति है,
सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को मूल। बढ़िए कमाए किन्हों कहा हरो देश कलेश, जैसे गंता घर रहे तैसे रहे विदेश। बढ़िए कमाए किन्हों कहा हरो देश कलेश, जैसे गंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण की। बाकी वो भारतेंदु के निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को मूल। बढ़िए कमाए किन्हों कहा हरो देश कलेश, जैसे गंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ब्रज भाषा के पक्षधर और खड़ी बोली के पक्षधर, तो देखो ब्रज भाषा के पक्षधर कौन है? भारतेंदु मंडल के कवि हैं, यानी कि वो चारों कोई भारतेंदु भी है, प्रताप मिश्र भी है, राधाचरण गोस्वामी भी है, पंडित पद्म सिंह शर्मा भी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और सत्यनारायण कवि रत्न हैं। सत्यनारायण और जगन्नाथ दास रत्नाकर ये द्विवेदी काल के अंदर भी आते हैं। खड़ी बोली के प्रतिनिधि कौन है, पक्षधर कौन है? तो आपके श्रीधर पाठक हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अयोध्या सिंह खत्री हैं जिन्होंने 1885 से लगा के 86 से लगा के 1953 में खड़ी बोली आंदोलन के प्रवर्तक भी रहे हैं और सरदार राम फिलोरी भी हैं जो खड़ी बोली के पक्षधर हैं। अब लाला श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु काल के तो हैं लेकिन भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। भारतेंदु काल के तो हैं लेकिन भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है, वहाँ पे तो 4 ही है ना। निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्रीनिवास दास भी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है लेकिन बाल कृष्ण शर्मा नहीं है। शर्मा नहीं है, वो तो आधुनिक काल के उत्तर छायावाद में है। ये दिल्ली के रहने वाले थे। कौन दिल्ली के रहने वाले थे? लाला श्रीनिवास दास दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली से सदादर्श पत्रिका निकाली इन्होंने। लाला श्रीनिवास दास ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? सदादर्श। कौन सी? सदादर्श नाम से इन्होंने पत्रिका निकाली थी। किसने? लाला श्रीनिवास दास ने। कविता लेखन में इनका योगदान नहीं था। लाला श्रीनिवास दास का भी कविता लेखन में कोई योगदान नहीं था। इनका मुख्य योगदान किसमें? नाटक में, उपन्यास क्षेत्र में। ठीक है, अब नाटक और उपन्यास क्षेत्र में है तो उन्होंने लिखा है प्रहलाद चरित्र, संयोगता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर हैं। ठीक है, प्रहलाद चरित्र है, संयोगिता स्वयंवर है, तृप्ता संवरण है, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कितनी बार पूछा गया? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है रणधीर प्रेम मोहिनी और ये हिंदी का पहला क्या है? दुखांत नाटक है। बाकी इन्होंने लिखा है प्रहलाद चरित्र लिखा है, संयोगिता स्वयंवर लिखा है, तप्ता संवरण लिखा है और रणधीर प्रेम मोहिनी लिखा है। उपन्यास इनके परीक्षा गुरु, ये परीक्षा गुरु ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास और इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसने बतलाया है? तो आचार्य शुक्ल ने। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसने बताया? तो आचार्य शुक्ल ने बताया है। कौन सा? परीक्षा गुरु। कब आता है? 1882 में आता है। कौन है राइटर? आपके लाला श्रीनिवास दास है। इसमें अगर पात्र देखा जाए तो पात्र में कौन है? पात्र भी कई बार पूछा जाता है। तो परीक्षा गुरु जो आपके नाटक हैं ये 1882 में आया था, लाला श्रीनिवास दास का है। और इसमें अगर पात्र देखें तो मदन मोहन है। कौन है? एक मदन मोहन है, एक ब्रज किशोर हैं। ठीक है, ब्रज किशोर हैं, बिगड़ा हुआ रईस। इसमें जो मदन मोहन है ये बिगड़ा हुआ रईस कहलाता है। मदन मोहन है, ब्रज किशोर, मदन मोहन ब्रज किशोर परीक्षा गुरु। इसके बाद में बाबू तोताराम ये अलीगढ़ से भारत बंधु नाम से पत्रिका निकालते थे। ये अलीगढ़ से भारत बंधु नाम से क्या निकालते थे? पत्रिका निकालते थे। अलीगढ़ से भारत बंधु नाम से पत्रिका निकालते थे। अलीगढ़ से भारत बंधु नाम से पत्रिका निकालते थे। और इनका इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो इनका जरूर याद रखिएगा। इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? सदादर्श। लाला श्रीनिवास ने कौन सी निकाली थी? सदादर्श नाम से पत्रिका निकाली थी। सदादर्श नाम से पत्रिका निकाली थी। और बाबू तोताराम से इतना ही याद रखना है कि इन्होंने बाबू तोताराम, तोता तो क्या करता है? तोता तो सेम टू सेम बोलने की कोशिश करता है, रटू वाला है ना। तो
तो इन्होंने अलीगढ़ से भारतेंदु बंधु नाम से पत्रिका निकाली। बस नाम से निकाल दी, तोते तो ऐसे ही करेंगे भाई, रट्टू चीज़ें करेंगे। भारतेंदु नाम से निकाल दी भारत बंधु, ठीक है। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की है। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? बाबू तोताराम ने करी। अब बच्चे आपके चौकड़ी के चौथे खिलाड़ी। चौकड़ी के चौथे खिलाड़ी कौन? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन 55 में जन्म हुआ, यानी कि आपके प्रताप नारायण मिश्र से ठीक 1 वर्ष पहले मिर्ज़ापुर में जन्म हुआ था। इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी। ये आनंद कादम्बनी वही है जिसमें आचार्य शुक्ल कब जुड़ते हैं? 1903 में जुड़ते हैं। 3 पत्रिकाओं का बताया था। 1903 में आचार्य शुक्ल आनंद कादम्बनी से जुड़ते हैं। 1903 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचन से जुड़ते हैं। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी किससे जुड़ते हैं? तो सरस्वती पत्रिका से जुड़ते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने तो नागरी निरद, इनकी 1893 में है नागरी निरद, और आनंद कादम्बनी इनकी 1881 में ये मिर्ज़ापुर से 2 निकाली थी नागरी निरद। आचार्य शुक्ल ने एकमात्र संस्मरण लिखा है प्रेमघन की छाया स्मृति। एकमात्र संस्मरण लिखा है वो भी प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन, घन का मतलब बादल, और बादल की क्या आएगी? छाया आएगी, छाया स्मृति। ये किसने लिखा? शुक्ल जी ने एकमात्र संस्मरण, शुक्ल जी ने एकमात्र संस्मरण लिखा है, वो लिखा है आपका प्रेमघन की छाया स्मृति। रचना है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद ये आपके प्रेमघन की जीर्ण जनपद। प्रेमघन प्रेम रूपी घन है ना। और प्रेम रूपी घन जब बरसता है तो जब उसका पानी हर तरफ पसर जाता है तो जीर्ण जनपद देती हैं जो भी हैं उनको क्या मिलता है? आनंद की प्राप्ति होती है ना। जीर्ण मतलब पूरे इस प्रकार से दुर्दशा हो रखी है, उस जनपद को क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। यानी कि प्रेम घन क्या बरसाता है? प्रेम रूपी पानी बरसाता, तब जीर्ण हो चुकी जनपद को क्या मिलती है? आशा की नई किरण मिलती है। तो जीर्ण जनपद है जिसको दुर्दशा दत्तापुर भी कहा जाता है। जीर्ण जनपद किसकी? तो प्रेमघन की है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? दुर्दशा दत्तापुर के नाम से जाना जाता है। और ये प्रबंध रचना है, और प्रबंध में भी कैसी है? तो खंड काव्य है। इसके बाद में अलौकिक लीला। अलौकिक लीला, प्रेमघन इस रचना को महाकाव्य के रूप में लिखना चाहते थे। प्रेमघन तो इस रचना को महाकाव्य के रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन इसके 5 खंड ही लिख पाए थे। अलौकिक लीला तो भाई जब प्रेम रूपी घन बरसेगा तो जीर्ण जनपद को इस प्रकार से उनको आनंद ही आनंद मिला, उनको जब वो प्रेम रूपी पानी मिला तो ये एक प्रकार की कैसी लीला है? अलौकिक लीला है। ये लीला कैसी है? अलौकिक लीला है। प्रेमघन इस रचना को महाकाव्य में, अलौकिक लीला ये हो गया महाकाव्य में लिखना चाहते, लेकिन 5 खंड लिख पाए अलौकिक लीला के। फिर जब अलौकिक इस प्रकार की लीला होगी तो क्या होगी? हर तरफ आनंद ही आनंद, आनंद अरुणोदय हो जाएगा, आनंद का उदय हो जाएगा, है ना। और सब तरफ क्या होगा? हार्दिक हर्षादर्श होगा, हार्दिक हर्ष होगा सबको। और हर तरफ लहर कैसी होगी? लालित्य लहरी, एकदम प्रेम रूपी लालित्य लहरी होगी। आनंद अरुणोदय, अरुण का मतलब भी होता है क्या? लाल, है ना। और उस समय जो सूर्य सुबह जो अरुण होता है तो उस समय वो कैसा होता है? एकदम लाल होता है। तो हार्दिक हर्षादर्श भी हो गया। लालित्य लहरी यानी कि लाल वो जो हो गया, इससे आप याद रख सकते हो लालित्य लहरी, काले पे जैसे लाली आ चुकी है। मयंक महिमा, और मयंक यानी कि आपको चंद्रमा, उसकी भी महिमा देखने को मिलती है। पितर प्रलाप, अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो यहाँ तक तो आप एक प्रकार से याद रखें। कैसे याद रख सकते हो कि एक तो आपका क्या हो गया? जीर्ण जनपद हो गया, जीर्ण जनपद, ठीक है। और जीर्ण जनपद का जब बारिश हुई तो बारिश होने से क्या हो गया? बारिश होने से एक तो आनंद अरुणोदय हो गया। उसके बाद में अलौकिक लीला, बारिश जब होती है तो अलौकिक लीला होगी। अलौकिक लीला, जीर्ण जनपद, और फिर आनंद वाला हो गया, आनंद अरुणोदय, फिर हार्दिक हर्षादर्श हो गया, फिर लालित्य लहरी, एक साथ में याद रखो। और मयंक महिमा, फिर एक रात क्या हुआ? पितर प्रलाप, यानी कि मयंक महिमा को याद रखो कि एक रात पितर प्रलाप हुआ।
प्रेम पीयूष वर्षा सारी धरी की धरी रहेगी, यानी कि इसमें श्रृंगारिक छंद मिलते प्रेम पीयूष वर्षा में। एक रात महिमा, यानी कि मयंक महिमा, चंद्रमा की महिमा देखो। पितर प्रलाप हुआ, प्रेम पीयूष वर्षा धरी की धरी रहेगी, ब्रज चंद पंचक वर्षा बिंदु। ध्यान में रखना, वर्षा विनोद तो किसकी थी? वर्षा विनोद भारतेंदु की थी, और वर्षा बिंदु किसकी है? प्रेमचंद की। और प्रेमचंद उर्दू में अब्र नाम से लिखते हैं। ये किस नाम से लिखते हैं? अब्र नाम से। और रसा नाम से कौन लिखते थे उर्दू में? तो आपके भारतेंदु लिखते थे। भारतेंदु तो रसा नाम से लिखते थे, और ये अब्र नाम से लिखते, दोनों ही अरबी क्या उर्दू में लिखते हैं। इनकी एक समस्या पूर्ति चर्चित है, समस्या पूर्ति एक पंक्ति चर्चित है कि चरबा चर्चा चलीबे चर्चा चलीबे की चलाइए ना, ये प्रेमचंद की है। चर्चा चलीबे की चलाइए ना। एक बार दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहा गया, तो प्रेमचंद ने शोभपूर्ण प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अचरज हो तो तुम सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे सदहू पर हैं वारे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक बार क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी की विलायत यानी कि जब विदेश गए तो वहाँ पे उनको क्या बोला गया? काला बोला गया। तब इन्होंने उसके लिए क्या लिखा? एक पंक्ति लिखी, अचरज होत, यानी कि आश्चर्य हो रहा है, इसमें आश्चर्य है। होत कि तुम सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे सदहू पर है वारे। ठीक है, ये पंक्ति याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रेमगण पेचले मजमून बांधने के प्रेमी हैं। पेचले मजमून बांधने के क्या हैं? प्रेमी हैं। इनके व्यक्तित्व से रहस्यी अंदाज झलकता है, रहस्यी अंदाज झलकता है। इनके व्यक्तित्व में रहस्यी अंदाज झलकता है। ये भारतेंदु मंडल की सजीव प्रतिमा थी। ये भारतेंदु मंडल की सजीव प्रतिमा थे। ये भारतेंदु मंडल की सजीव प्रतिमा थे। इनके व्यक्तित्व से रहस्यी अंदाज झलकता है। सजीव प्रतिमा इनको बोला है, रहस्यी अंदाज बोला है, मजबूत बांधने के प्रेमी किसे बोला है? प्रेमचंद को बोला गया है। अंबिका दत्त व्यास 1858। अंबिका दत्त व्यास का जन्म होता है 1858 में। 56 में किसका था? 56 में प्रताप नारायण मिश्र था। उसके 2 साल बाद में 58 में किसका हुआ है? अंबिका दत्त व्यास का हुआ है। 58 में अंबिका दत्त व्यास का हुआ है। उनकी पत्रिका थी अंबिका दत्त व्यास। अंबिका बॉम्बे पीयूष प्रवाह, इनकी पत्रिका थी पीयूष प्रवाह। पत्रिका से पीयूष प्रवाह। जब ये 12 वर्ष के थे तब स्वयं भारतेंदु ने सुकवि की उपाधि दी थी। अंबिका दत्त व्यास को किसकी उपाधि दी थी? सुकवि की। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त, तो किसी को देना है तो पीयूष का प्रवाह तो यानी कि अमृत का प्रवाह। और 12 वर्ष की उम्र में ही भारतेंदु ने सुकवि की उपाधि दे दी। जैसे सुकवि की उपाधि दी, इन्होंने पहली रचनाएं अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिख ली? पहली रचनाएं लिख ली सुकवि सत्सी। ठीक है, कौतुक 50, पावन 50। बाल कृष्ण ने संबंधित 700 दोहे मिलते हैं। बाल कृष्ण से संबंधित 700 दोहे किसे मिलते हैं? सुकवि सत्सई, कौतुक 50, पावन 50 और कंसवध, इनकी ये रचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास की कंसवध, कौन सी वध? कंसवध। ये प्रबंध और प्रबंध में भी खंड काव्य हैं। खड़ी बोली में अतुकांत छंद मिलते हैं। खड़ी बोली में अतुकांत क्या मिलते हैं? छंद मिलते हैं। कंसवध, कौन सा वध? कंसवध। चमकोर का युद्ध, कौन से वध? छोड़ो। कंसवध रचना अपूर्ण है। कब लिखी गई थी? कंसवध एक प्रबंध और खंड काव्य। बिहार लिखना वापिस देख लो। सुकवि सत्सई, कौतुक 50, पावन 50, कौतुक 50, पावन 50 और कंसवध इनकी पूरी नहीं है और संपूर्ण खंड काव्य रचना है, या सॉरी प्रबंध है और प्रबंध में भी खंड काव्य है और खड़ी बोली में अतुकांत छंद मिलते हैं इसमें।
बिहारी विहार, बिहारी विहार, ये बिहार सस्से की टीका है जो अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। बिहारी सस्से की टीका उन्होंने किस नाम से लिखी है? बिहारी विहार नाम से लिखी है। उन्होंने बिहारी के दोहा छंद को रोला में बदला है। दोहा छंद को किसने बदला है? रोला। और सवैया में किसने बदला था? सवैया में बदला था आपके बिहारी के पुत्र ने, दत्तक पुत्र। तो दोहा को रोला में बदलने का काम किसने किया है? तो आपके अंबिका दत्त व्यास ने किया है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहार सच्चे को किस नाम से लिखा है? तो बिहार विहार नाम से लिखा है। और आचार्य शुक्ल ये संस्कृत के प्रतिभाशाली, आचार्य शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं अंबिका दत्त व्यास के बारे में? कि ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान तथा हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान व सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। ये कहते हैं कि संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान तथा संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी की प्रसिद्ध विद्वान और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। उनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की ठोक रहा करती थी, ऐसा कहते हैं। और गद्य ग्रंथ में देखो तो समस्या पूर्ति सर्वस्व, गद्य ग्रंथ में उन्होंने क्या क्या लिखा? तो एक तो समस्या पूर्ति सर्वस्व लिखा है, एक आश्चर्य वृत्तांत लिखा है। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है समस्या पूर्ति सर्वस्व और आश्चर्य वृत्तांत। समस्या पूर्ति सर्वस्व की पंक्ति है कि पूरी अम्मी से कटोरिया से जीवन ध्यान रखना। ये पहली फर्स्ट नंबर तो इनको भी बोला जाता है कि इनकी है, लेकिन सेकंड नंबर किनको बोलते तो भारत की है। समस्या पूर्ति सरस्वत की पंक्ति कौन सी है? पूरी अम्मी सी कटोरिया जो जीव विक्टोरिया रानी। राधा कृष्ण दास ये भांजे थे, सॉरी फूफेरे भाई थे, भारत हिंदू के फूफेरे भाई। जब इनका हुआ था 1865 में। ये बाल मुकुंद गुप्त का भी जन्म 1865 ही है, ठीक है। उसी समय 1865 में राधा कृष्ण दास का भी होता है। और ये भारत हिंदू के फूफेरे भाई थे। इन्होंने लिखी है देश दशा। राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण तो क्या देखेंगे? देश की दशा देखेंगे। एक रचना देश की दशा, और देश की दशा कब तक देखेंगे? भारत के 12 मास तक देखेंगे। देश कौन सा? भारत की दशा कब तक देखोगे? 12 मास तक। और जब दशा देखी तो क्या मिला राधा कृष्ण दास को? निस्सहाय हिंदू मिले, निस्सहाय हिंदू। ये इनकी 1890 में रचना है, राधा कृष्ण दास की निस्सहाय हिंदू 1890। राधा कृष्ण दोनों मिलने के क्या देखा उन्होंने? देश की दशा देखी। कब तक देखी? कौन सा देश? तो देश तो भारत है। दशा कब तक देखी? 12 मास तक देखी। और उसमें किसको निस्सहाय में देखा? तो निस्सहाय हिंदू। 1890 ईस्वी। भारत हिंदू के अधूरे नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया। भारत हिंदू के जो सती प्रताप नाम का अधूरा नाटक है, उसको भारत में राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया। यही फूफेरे, मामेरे और दत्तक पुत्र यही तो पूर्ण करते हैं चीज़ें। और काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी के प्रथम अध्यक्ष, काशी नागरिणी प्रचारणी सभा के जो काशी के प्रथम अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण दास थे। ध्यान रखना कि काशी नागरिणी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1800 में, 16 जुलाई 1893 में ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। ये कौन थे? तो ये भारत हिंदू के फूफेरे भाई थे। और काशी में इसकी स्थापना हुई थी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की। इसके सदस्य कौन थे? तो श्याम सुंदर दास भी थे, राम नारायण मिश्र भी थे और शिव कुमार सिंह भी थे। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। 1896 में इसे ईस्वी से काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई, ठीक है। जैसे उसकी स्थापना हुई 73 में तो 1893 में तो उसकी स्थापना होगी। पहला देश राधा कृष्ण दास की मतलब अध्यक्ष बना दिया गया। 1803 साल बाद इसके 1896 में क्या हुआ? त्रैमासिक पत्रिका निकाल दी काशी
नागरी प्रचारणी पत्रिका नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकाली। फिर 1907 में मासिक पत्रिका निकाली। अब है ठाकुर जगमोहन सिंह। विजय राघवगढ़ रियासत MP के राजकुमार थे ये। विजय राघवगढ़ रियासत MP के राजकुमार। विजय राघवगढ़ रियासत MP के राजकुमार कौन थे? ठाकुर जगमोहन सिंह। विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़, जो कहाँ पे है? MP में। इसके कौन थे? राजकुमार। कौन थे? ठाकुर जगमोहन सिंह। वे अपने प्रकृति चित्रण के लिए क्या थे? चर्चित। और इनकी पत्नी थी, उसका नाम था श्यामा नाम। तो श्यामा नाम से ये लिखा करते थे। काफ़ी अपनी पत्नी से प्रेम किया करते थे और इसी नाम से ये लिखा करते थे। तो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए रचना लिखते थे, जैसे कि प्रेम संपत्ति लता। इनकी प्रेम की जो संपत्ति है वो कौन है? उनकी श्यामा है। ठीक है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा नाम से लिखते थे। ये श्यामा श्यामा वाले तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है। प्रेम रत्नाकर नाम से किसने वो लिखी है? तो भारतेंदु ने लिखी है। प्रेम रत्नाकर उन्होंने लिखी है। प्रेम संपत्ति लता भी, इनकी संपत्ति श्यामा ही है। श्यामा सरोजनी, श्यामा लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी। ओंकार चंद्रिका नाम से प्रेम रत्नाकर। श्यामा स्वप्न 1888 में उन्होंने लिखा है और हिंदी का पहला स्वच्छंदतावादी उपन्यास। कारण रखना ये स्वच्छंदतावादी रचनाकार थे। तो इनकी स्वच्छंदतावादी उपन्यास पहला कौन सा है? श्यामा स्वप्न है। पहला स्वच्छंदतावादी कितनी बार पूछा है कि श्यामा, पहला स्वच्छंदतावादी उपन्यास कौन सा है? तो श्यामा स्वप्न है। स्वप्न जो कब आया था? 1888 में आया था। 1888 में लिखा गया श्यामा स्वप्न, हिंदी का पहला स्वच्छंदतावादी उपन्यास। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अंग्रेजी कवि बायरन की कविताओं का अनुवाद सीलन की बंदी। ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अंग्रेजी कवि था बायरन, इनकी कविताओं को सीलन की बंदी नाम से लिखा। सीलन की बंदी, बायरन बंदी, सीलन की बंदी नाम से जिसने लिखा। बंदी की बात तो कौन करे भाई? जगमोहन सिंह करेगा भाई। बंदी का आपको जरूरत कहाँ है? सीलन की बंदी नाम से बायरन की कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया। इन्होंने संस्कृत के कवि कालिदास की रचनाएं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव रचनाओं का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। कालिदास हुए हैं, उन्होंने संस्कृत में ऋतुसंहार लिखी है, मेघदूत लिखी है, कुमार संभव लिखी है। तो इन रचनाओं का क्या किया है? इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि, माधुर्यपूर्ण गद्य के लेखक थे। इनके बारे में क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि, माधुर्यपूर्ण गद्य के लेखक थे। और इन्होंने बायरन की सीलन की बंदी, इम्पोर्टेंट है, बायरन की सीलन की बंदी की क्या किया है? अनुवाद किया। सीलन की बंदी बायरन की। इसके बाद में राधा चरण गोस्वामी आते हैं और वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका निकालते हैं। ध्यान रखना, भारतेंदु, भारत बंधु नाम से तो तोताराम ने निकाली थी, लेकिन भारतेंदु नाम से जो निकाली है वो किसने निकाली है? भारतेंदु नाम से राधा चरण गोस्वामी ने निकाली। राधा चरण गोस्वामी ने पत्रिका किस नाम से निकाली? भारतेंदु नाम से। भारत बंधु तोताराम निकाली थी। ठीक है। इनकी रचना देखें तो राधा चरण गोस्वामी है तो ये नवभक्तमाल गोस्वामी है, तो खुद तो किसी का भक्त होगा या भक्त बनाएगा। तो नवभक्तमाल, ये उत्तरार्ध भक्तमाल, नवभक्तमाल तो राधा चरण गोस्वामी की है, लेकिन उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है? तो भारतेंदु की। और ये खड़ी बोली में, याद रखना, ये खड़ी बोली में, उत्तरार्ध भक्तमाल खड़ी बोली में। नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी। शिशिर सुषमा, कश्मीर सुषमा तो श्रीधर पाठक की, जो खड़ी बोली के आपके क्या है? खड़ी बोली के पक्षधर हैं श्रीधर पाठक। शिशिर सुषमा, ये इश्क चमन, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भारत संगीत और भंवर संगीत। राधा चरण गोस्वामी भारत संगीत और भंवर गीत नाम
गीत कैसे हैं तो इश्क वाले हैं। कब गाते हैं तो शिशिर में गाते हैं। उससे क्या बनते हैं, इनके नवभक्तमाल बनते हैं, ठीक है। और विधवा विलाप, जैसे अबला विलाप भी कहते हैं। विधवा विलाप ये तो इनकी रचना है राधा चरण गोस्वामी की, लेकिन अबला विलाप है वो महाराज प्रसाद द्विवेदी की। परिहासपूर्ण रचनाएं, परिहासपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी इनकी परिहासपूर्ण रचनाएं हैं? परिहासपूर्ण रचनाएं यमलोक की यात्रा, नापित स्रोत, रेलवे हाँ, सुधाकर द्विवेदी, परिहासपूर्ण रचनाएं। तो परिहासपूर्ण रचनाएं में देखो, एक है यमलोक की यात्रा है, नापित स्रोत है और रेलवे स्रोत है। यमलोक की यात्रा, नापित स्रोत, रेलवे स्रोत। यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा है, नापित स्रोत है, नापित स्रोत है और रेलवे स्रोत है, रेलवे स्रोत। यमलोक की यात्रा, नापित स्रोत, रेलवे स्रोत। सुधाकर द्विवेदी ये अपने आंसू कवित्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भैया आप राधा स्वामी गोस्वामी की वापस एक बार देख लो। इन्होंने नवभक्तमाल लिखी है, शिशिर सुषमा लिखी है, लेकिन कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक ने लिखी है। शिशिर सुषमा राधा चरण गोस्वामी ने लिखी है। नवभक्तमाल इनकी है, लेकिन उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु की, इस चमन भारत संगीत, भंवर गीत, विधवा विलाप इनकी रचना है। लेकिन अबला विलाप किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। परिहासपूर्ण रचनाएं यमलोक की यात्रा है, नापित स्रोत हैं, रेलवे स्रोत हैं। सुधाकर द्विवेदी ने ये अपने आंसू कवित्व के लिए प्रसिद्ध है। सीधा सीधा पूछा जाता है आंसू कवित्व, आंसू कविता के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुधाकर द्विवेदी है। आंसू कवित्व के लिए प्रसिद्ध है सुधाकर द्विवेदी। सुधाकर, और ये सौष्ठव, काव्य सौष्ठव अच्छा तो नहीं था इनका, काव्य सौष्ठव तो अच्छा नहीं था, लेकिन इनका ध्यान नए नए विषयों की तरफ जाता था। इन्होंने लगभग 30 से अधिक संस्कृत रचनाएं लिखी है, जिसका विषय गणित या ज्योतिष था। 30 से अधिक संस्कृत रचनाएं लिखी है, जिनका विषय या तो गणित था या तो ज्योतिष था। इनके आंसू कवित्व पर प्रसन्न होकर भारतेंदु ने इन्हें पुरस्कृत किया था। रचना इनकी जैसे कि राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। तो इनकी एक तो सुधाकर द्विवेदी की कौन सी? राम कहानी। इसमें विभिन्न विषयों की कहानियाँ मिलती हैं, कहानी मिलती, और अंत में एक दोहा रख दिया गया। तो विभिन्न विषयों की कहानी मिलती है इसमें, और अंत में एक दोहा रख दिया गया है। तो ये राम कहानी किसकी? सुधाकर द्विवेदी। अब फ्रेडरिक पिनकार्ड, बहादुर फ्रेडरिक पिनकार्ड मोदी हैं। इनका जन्म हुआ था 1826 में इंग्लैंड में, ठीक है। 1826 में इंग्लैंड में हुआ था, लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई है। मतलब इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ 1826 में, भारत आए, भारत के बन के रह गए, ठीक है। भारत है ही ऐसा, कोई अभी आ जाए तो बस आँखा बन के रह जाता है। इनका हिंदी प्रेम जग जाहिर है। भारतेंदु युग के लगभग सभी साहित्यकारों से इनका पत्र व्यवहार था, पत्र व्यवहार करते थे, बातचीत करते थे। और भारतेंदु युग के कवियों के यहाँ पिनकार्ड महोदय के 2-4 पत्र अवश्य मिल जाते हैं। भारतेंदु युग के कवियों के यहाँ पिनकार्ड महोदय के 2-4 पत्र अवश्य मिल जाते हैं, 2-4 पत्र अवश्य मिल जाते हैं। पिनकार्ड महोदय ने हितोपदेश अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। पिनकार्ड महोदय ने हितोपदेश अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। पिनकार्ड महोदय ने हितोपदेश अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। पिनकार्ड महोदय ने हितोपदेश अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। हितोपदेश क्या किया इन्होंने? हितोपदेश का अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। और इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार और रचनाकार कार्यों का पूर्ण सहयोग प्रदान करते थे। ICS परीक्षा में ध्यान में रखते हुए इन्होंने अनेक हिंदी ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। पिनकार्ड महोदय का सबसे बड़ा योगदान हिंदी को सरल, सुबोध और सहज बनाना रहा है। इस संबंध में इनका योगदान चित्र स्मृति में बना रहेगा। आचार्य शुक्ल ने कहा, आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु काल, नई धारा, प्रथम उत्थान काल 16 कवियों को विवेचित किया। अब बाल मुकुंद गुप्त ये आपकी अंतिम सीमा पर खड़े हैं।
यानी कि आधुनिक काल में भारतेंदु काल और द्विवेदी काल दोनों के बीच अगर वो सीमा पे खड़े तो बाद में बुद्धगुप्त है। 1865 में इनका भी जन्म हुआ है और 1865 में और किसका जन्म हुआ था आपके अभिगत व्यास का भी जन्म हुआ था। अभिगत व्यास नहीं थे, होते हैं। चलो, भारतेंदु गुप्त 1865 में इनका जन्म होता है और भारतेंदु मंडल से जुड़ने वाली ये अंतिम कवि हैं। भारतेंदु काल के और भारतेंदु काल और द्विवेदी काल दोनों के बीच में ये क्या है करते हैं, संक्रमण का काम करते हैं, संक्रमण रेखा पर स्थित है। और इनके शिव शंभू के चिट्ठे जो व्यंग्य निबंध हैं भारत मित्र पत्रिका में 1904-05 में छपे थे। शिव शंभू के चिट्ठे इनके थे, व्यंग्य निबंध हैं भारत मित्र पत्रिका में कब छपे थे, 1904-05 में शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, व्यंग्य निबंध हैं, किसने छपे, भारत मित्र में छपे। कब छपे, 1904-05 में छपे, भारत मित्र 1904-05। इसमें लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीतियों की धज्जियाँ उड़ाई गई है। लॉर्ड कर्जन है, इसकी जो साम्राज्यवादी जो नीतियाँ थी इसकी धज्जियाँ उसमें उड़ाई गई। उर्दू पत्रिका कोहिनूर, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र पत्रिकाओं के संपादक गुप्त जी थे। कोहिनूर हो गया, हिंदी बंगवासी हो गया और भारत मित्र पत्रिका जो थी इनके संपादक यही हैं। इन्हें शिव शंभू के जो चिट्ठे लिखने की जो प्रेरणा मिली वो लाला लाजपत राय की राधा कृष्ण के चिट्ठे, लाला लाजपत राय हैं उनके राधा कृष्ण के चिट्ठे से मिली, जो कि कोहिनूर पत्रिका में प्रकाशित हो रहे थे। कोहिनूर पत्रिका जो की थी उसमें प्रकाशित हो रहे थे राधा कृष्ण के चिट्ठे, जो कि इसके लाला लाजपत राय के थे। उन्हीं से इनको क्या मिली थी, प्रेरणा मिली थी। आचार्य शुक्ल ने बाल मुकुंद गुप्त के गद्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि अच्छा गद्य लिखने की प्रेरणा बाल मुकुंद गुप्त निराला से सीखनी चाहिए। कि अच्छा गद्य लिखने की जो अगर प्रेरणा चाहिए आपको, अच्छा गद्य लिखने की प्रेरणा बाल मुकुंद गुप्त से लेनी चाहिए। निराला जो वसंत के अग्रदूत हैं, हाँ मैं वसंत का अग्रदूत हूँ। अनिश्चितता शब्द को लेकर 20 साल तक भारतेंदु महावीर से लड़ते रहे, मतलब इनके बीच में होती रही कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं। कौन सा शब्द, अनिश्चित। कितने वर्ष तक चला, 20 साल तक। बाल मुकुंद और महावीर प्रसाद के बीच में क्या चली, बहस चली। बाल मुकुंद गुप्त ने गुप्त का गद्य अपनी व्यंग्य की तीखी धार को लिए हुए प्रसिद्ध है। 1799 में डेनिस मिशन की स्थापना, 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना, 1823, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817, डेनिस मिशन की स्थापना 1799 और 1833 में आगरा बुक स्कूल सोसाइटी की स्थापना। बनारस पत्रिका काशी, सुधाकर पत्रिका काशी, बनारस सुधाकर काशी में, बुद्धि प्रकाश पत्रिका आगरा, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867, हिंदी उदाहरणी प्रतिनिधि सभा 1884। पूर्ण जागरण, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये कौन कहते हैं, पूर्ण जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। उर्दू भाषा को यामिनी भाषा की संज्ञा देनी है, किसने दी है, लल्लूलाल ने दी है। उर्दू भाषा को यामिनी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं लल्लूलाल। और पुनर्जागरण को दो जातीय संस्कृति की टकराहट की रचनात्मक ऊर्जा किसने कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। 1799 ईस्वी स्थापित श्री रामपुर त्रयी में शामिल है विलियम कैरे, वार्ड और मार्समैन। 1799 ईस्वी में स्थापित श्री रामपुर त्रयी में कौन कौन शामिल है, एक तो विलियम कैरे हैं, एक वार्ड है, एक मार्समैन है। हिंदी का पहला दैनिक पत्र था समाचार सुधावर्षण। हिंदी का पहला दैनिक पत्र था समाचार सुधावर्षण 1814। अब अपन पढ़ेंगे द्विवेदी काल। अन्य नाम डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल लिखा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है, सिरे से बात